फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 30 जून 2025 और आज के करंट अफेयर्स को गाइज हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज़ हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करिए और कांटेक्ट करके पेड कोर्सेज को ज्वाइन करिए। यहाँ पर गाइज बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है। लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, एग्जाम पैटर्न और ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है और हर साल हमारे कोर्स जो है वो अपडेट होते हैं। और ये है हमारे टॉपिक्स गाइज आज के, जिनको हम लोग एक एक करके कवर अप करेंगे। टॉपिक्स में जाने से पहले मैं आप लोग के थोड़े से कमेंट्स देख लेता हूँ कि आपने क्या आंसर्स जो है वो दिए हैं। तो दीपांशी, वेरी गुड, आपके आंसर्स आए हैं। आयुषी सिंह, बहुत बढ़िया। आयुष गुप्ता, फैंटास्टिक। सीवी शर्मा, एक न्यू स्टूडेंट है शायद, उन्होंने ये इस आईडी से जो है वो कमेंट किया है कि ये वीडियो सिर्फ पेड वाले बच्चों के लिए देख सकते हैं क्या, या सभी सभी देख सकते हैं ना। ऑब्वियस ही बात है, आप सामने वीडियो जो है वो देख रहे हो तो सभी के लिए अवेलेबल है। ये ज्ञान सर का इनिशिएटिव है। और ज्ञान सर जो है वो बेसिकली ये होता तो हमारे पेड कोर्स स्टूडेंट्स के लिए है, बट वो सभी के लिए अवेलेबल जो है वो करवाया जाता है, जिससे कि सभी को इसका बेनिफिट जो है वो मिल सके। और पेड कोर्सेज में तो और भी बेस्ट चीज़ें जो है वो आपको जो है वो मिलती हैं। और जनरल स्टडीज़ की प्रॉपर आपको तैयारी करनी है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, तो पेड कोर्सेज तो ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी रेगुलरली करंट अफेयर्स को फॉलो करें और अपने साथ पेन और पेपर लेकर सभी बैठा करो, क्योंकि टॉपिक्स को आपको ध्यान से सुनना है, मेरी बातों को, और जो चीज़ मैं आपको लिखवाऊंगा, नोट डाउन करने के लिए बोलूँगा, वो चीज़ नोट डाउन करिएगा। एंड अभी बस दो तीन दिन की और बात है गाइस। जहाँ तक है, कल मेरे पास जो है वो डिलीवर हो जाएगा मेरा मेरा सेटअप, और परसों से जो है वो मैं आप लोग को और बेहतर क्वालिटी में चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी मेरा मैकबुक जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर गया है। गड़बड़ नहीं इन द सेंस, वो उसको अपग्रेड जो है वो मुझे करना था, तो अब मैं अपग्रेड जो है वो कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ इश्यूज़ के कारण जो है वो कई बार मज़ा नहीं आ रहा था। तो अब और आपको जो है वो अच्छा लगेगा और अच्छी क्वालिटी में आपको चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी, दिखाई देंगी। कुशल सिंगल, वेरी गुड, आपके भी आंसर्स आ रहे हैं। सभी रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगता है। दीपशिका सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंजलि, बहुत बढ़िया। बॉबी यादव, ईशा ठाकुर, श्वेता यादव, बहुत शानदार। श्रेया तिवारी, बहुत बढ़िया। चलिए, अब बिना समय जो है वो वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक्स की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो गाइज देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट डिजास्टर इन हिमालयास। ये बेसिकली ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इवन जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड ये टॉपिक है ना। तो आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राकृतिक आपदा, यानी कि नेचुरल डिजास्टर के बारे में, जो हिमालयन राज्यों में बार बार तबाही मचाता है, जिसका नाम है क्लाउड बर्स्ट। ये टॉपिक आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक रीसेंट इंसिडेंट की, जो कि आपको देखो दिखाई दे रही है यहाँ पर। जून 2025 में हिमाचल प्रदेश के कंगरा और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे क्लाउड बर्स्ट घटनाएं घटी। अब इस क्लाउड बर्स्ट घटनाओं के कारण भयानक फ्लैश फ्लड आए, एकदम से तेजी से बाढ़ आ गई, काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुए, जैसे कि ब्रिज ब्रिज हुआ, राइट, रोड्स हुए, बुरी तरह से डैमेज हुए, हाइड्रो पावर साइट्स डैमेज हो गई, राइट। स्टेट डिजास्टर जो रिस्पांस फोर्स जो हम लोग को है वो देखने को मिलती हैं, और एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, इनको रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करने पड़ गए, इतनी स्थिति खराब थी। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट भी जो है वो जारी कर दिया, और मैंने आपको पहले भी जो है पढ़ाया हुआ है, आईएमडी के जो अलर्ट्स जो होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना जो है वो ज़रूरी है। अलग अलग टाइप के अलर्ट्स होते हैं, राइट। तो ये एक घटना थी, इस घटना को लिखने की जो है वो आपको आवश्यकता नहीं है, राइट। बट यस, एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा ऑरेंज अलर्ट के बारे में, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑरेंज अलर्ट के बारे में। और एक साइड में कहीं पर लिखो आप, आपका ये टास्क है, आज आपको आईएमडी के जितने भी अलर्ट्स होते हैं उनको आपको नोट डाउन करना है, उससे रिलेटेड नोट्स बनाने हैं। आओ चलो, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है क्लाउड बर्स्ट का। अब इस टॉपिक को आप अलग से लिखना मत गाइस। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि आपका ऑलरेडी ज्योग्राफी में ये टॉपिक कवर करवाया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान से जो है वो सुनिए, क्योंकि देखो आपको मल्टीपल नोट्स बनाने नहीं है, बार बार जो है वो टॉपिक्स के नोट्स आपको बनाकर अपने नोट्स का बर्डन जो है वो बढ़ाना नहीं है, क्योंकि नोट्स हम बहुत ही
शॉर्ट बनाते हैं जिससे कि हम आसानी से उसको रिवाइज कर सकें। आपको एक नई किताब नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ वही चीज़ मेंशन करनी है जो मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। अब ये जो टॉपिक आ गया ये अपना करंट अफेयर्स में तो आया कि भाई क्लाउड बस्ट की घटनाएं घटी, बट आपको जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाउड बस्ट पता होना चाहिए कि क्लाउड बस्ट होता कैसे है। समझे आप? तो अब ध्यान से सुनो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, फोकस करो मेरी आवाज़ के ऊपर। क्लाउड बस्ट का मैकेनिज्म समझना ज़रूरी है। जब मॉनसून की मॉइस्ट हवाएं, जो मॉनसून की जो हवाएं जो होती है ना, वो माउंटेन्स के स्लोप से टकराती हैं। मतलब ये समझो आपकी माउंटेन्स जो है, पहाड़ जो है, उसकी स्लोप में अगर हवा जो है वो टकरा रही है तो उनमें रैपिड अपवर्ड मूवमेंट होता है। इसे ओरोग्राफिक लिफ्टिंग कहते हैं। आपने विंड्स टॉपिक को जो है वो पढ़ा होगा, समझा होगा। तो विंड्स के मूवमेंट में एक ओरोग्राफिक मूवमेंट होता है, पता है, जिसमें विंड जो है वो माउंटेन में ऊपर की तरफ जाती है। तो पॉइंट नंबर 1, जब मॉनसून में जो हवाएं जो होती हैं, जब वो विंड जो होती है वो माउंटेन से टकराकर ऊपर की तरफ जाती है, पॉइंट नंबर 1, तो ये हवा ठंडी होकर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनाती है। कौन से क्लाउड बनाती है? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है थर्ड पॉइंट में, देखो आप कि ये हवा जो है वो ऊपर जाएंगी, ठंडी होंगी, क्योंकि माउंटेन में ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ठंडी होती है ना, तो वैसे ये गर्म हवा भी जो है वो ठंडी होती है और ये बादल बना देती है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो 21 किलोमीटर तक ऊपर जा सकते हैं, बहुत बड़े क्लाउड्स होते हैं ये, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे क्लाउड्स रहते हैं। समझ रहे हो आप? और जब मॉइस्चर लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो एक ही बार में 100 mm प्लस रेनफॉल होती है विद इन 10 स्क्वायर किलोमीटर। सोचिए आप, अब ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? हवा माउंटेन में ऊपर की तरफ जा रही है, हवा ठंडी होती जा रही है, मतलब कंडेंसेशन की प्रोसेस। और जब हवा ठंडी होगी तो हमें देखने को मिलेगा क्लाउड्स बनाएगी। और क्लाउड्स इतने सारे, यानी कि आप सोचो एक क्लाउड उसके ऊपर एक क्लाउड उसके ऊपर एक क्लाउड उसके ऊपर एक क्लाउड, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। इस तरह के पैटर्न को क्लाउड के, है ना। और जब मॉइस्चर हद से ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगी? प्रेसिपिटेशन, बारिश करेगी। और जब इतनी ज़्यादा मात्रा में जब बादल होंगे और जब बारिश होगी तो इसी को हम बोलते हैं कि बादल फटा है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है। क्योंकि बहुत तेजी से पानी जो है वो नीचे की तरफ गिरता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में, मात्र 10 स्क्वायर किलोमीटर में 100 mm से ज़्यादा रेनफॉल जो है ये कैप्चर करता है। फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हो, समझ रहे हो आप, छोटे से एरिया पे। और इसी को हम लोग कहते हैं फ्लैश फ्लड आ गई, एकदम से पानी का बहाव जो है वो तेज हो गया और इसी फ्लैश फ्लड के कारण जो है वो तबाही भी मची है, राइट। अब आगे की जो है वो चर्चाओं पर हम लोग जो है वो बात करें। अब सुनना, इस प्रक्रिया के कारण कई तरह के दुष्परिणाम होते हैं। जैसे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, है ना, अवसंरचनाएं की, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के टेम्पररी ब्रिजेस बाढ़ में बह गए, एनएचपीसी की हाइड्रो पावर साइट्स खराब हो गई, रोड्स, इरिगेशन ब्रिजेस और पीडब्ल्यूडी स्ट्रक्चर्स डैमेज हो गए, लोगों के घर वगैरह जो है वो तबाह हो गए। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। नेक्स्ट, अब इतनी तबाही मचेगी तो ऑब्वियस सी बात है डेथ भी होंगी, कैजुअलिटीज़ भी होंगी। 15 वर्कर्स बह गए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में धर्मशाला के नज़दीक। मनाली, गटसा, बंजर, यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स ने टूरिज्म को रोक दिया। सिटी से जो है वो गांव कट गए क्योंकि रोड्स जो है वो तबाह हो गए, कनेक्टिविटी जो है वो खत्म हो गई। इसके दुष्परिणाम हम लोग को पर्यावरण, एनवायरमेंट में भी देखने को मिलते हैं, जैसे सॉइल इरोजन, मिट्टी बह गई, रिवर सेडिमेंटेशन, नदियां जो है वो अपने साथ बहुत सारे मलबे को लेकर आई, पत्थर कंकड़ को जो है वो लेकर आई, मिट्टी को लेकर आई, उसको एक जगह पर उसने छोड़ दिया। समझ रहे हो? पानी जो है वो पल्यूट हुआ क्योंकि अर्बन एरियाज का, शहरी एरिया की गंदगी जो है वो पानी में मिलकर जो है वो बहने लगी, पानी जो है वो पल्यूट हो गया। समझे आप? तो ये ऐसी स्थिति हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि इस आपदा को मैनेज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो टेक्नोलॉजिकल मेजर्स। इसमें हम बात करें डॉपलर रडार की, ऑटोमेटिक रेन गेजेस की, मतलब हम टेक्नोलॉजी का जो है वो उपयोग जो है वो कर रहे हैं। ये चाहो तो ये वाला पॉइंट लिखो आप, ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट के पर्सपेक्टिव से ये कई बार शायद उसमें नहीं मेंशन रहते हैं जनरल स्टडीज़ में। तो आप लिखिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए इस प्रकार के, यानी कि क्लाउड बस्ट के रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो आप लिखो डॉपलर रडार्स लगाओ आप, हाईटेक रडार्स जिसके थ्रू हम लोग को पहले ही जो है वो पता लग जाए। फोरकास्टिंग रैपिड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट डॉपलर रडार लिख दो।
ब्रैकेट में लिखना रैपिड फोरकास्टिंग, बहुत तेजी से हम लोग को जो है वो मौसम की सटीक भविष्यवाणी जो है वो मिल सके। नेक्स्ट लाइन में लिखो ऑटोमेटिक रेन गेज। ऑटोमेटिक रेन गेज, रेन गेज आपको पता है ना, पानी की बिल्कुल स्थिति जो है वो बताता है कि कितना पानी जो है वो मेजर करता है बेसिकली रेनफॉल्स वगैरह को। तो उसका एक्यूरेट डेटा अगर मिलेगा कि भाई कितनी तेजी से रेनफॉल जो है वो हो रही है, तो हम जल्दी से जल्दी प्रिपेयर जो है वो कर सकेंगे चीज़ों को। दूसरा पॉइंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल, तो इस पर जो है वो काम जो है वो किया जा रहा है। ये बेसिकली किसी अगर कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हमें लग रहा है कि यार इस पर्टिकुलर जोन में, इस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा रेनफॉल जो है वो हो सकती है, तो ये इन टेक्नोलॉजी की मदद से अलर्ट जो है वो किया जा सकता है और प्रिपेयर्डनेस जो है वो की जा सकती है। नेक्स्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए की बात करें, इन्होंने 2010 में क्लाउड बस स्पेसिफिक गाइडलाइन जारी की थी। नेक्स्ट लाइन लिख लो 2010 की गाइडलाइंस, 2000 ऐसे लिखना, 2010 गाइडलाइन ऑफ एनडीएमए, बस काफ़ी है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 2010 की जो है वो गाइडलाइन यानी कि दिशा निर्देश। नेक्स्ट पॉइंट में जो है आप लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आप जो है वो लिखेंगे लोकल रिस्पॉन्स। लोकल रिस्पॉन्स में ऑब्वियस ही बात है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स जो टीम हम लोग को, फोर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, और स्टेट लेवल की जो डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम जो होती है, तो वो इन्वॉल्व हुई। पीडब्ल्यूडी रोड्स जो हैं उनको रिपेयर जो है वो किया जा रहा है, ये लिख लीजिएगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की टीम जो है वो तुरंत रिपेयर वर्क में जो है वो शुरू हो गई है कि जो जो तबाही मची है तुरंत उसको रिपेयर करवाओ। टूरिज्म एरियाज में वाटर स्पॉट जो है वो बैन कर दिए गए हैं, यानी कि वहां पर लोग जो है वो ना जाएं, वाटर स्पोर्ट्स कंडक्ट वगैरह ना करें, नहीं तो बह जाएंगे ना सभी लोग, तो वो सब चीज़ें, तो ऐसी इमरजेंसी गाइडलाइंस जो है वो जारी हुई। अब आईपीसीसी के हिसाब से अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है ना, तो रेनफॉल इंटेंसिटी 7 से 10% तक बढ़ सकती है। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईपीसीसी, इंटरनेशनल आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, अंतर सरकारी पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज लिखा हुआ ना, इंटर, आप तो आईपीसीसी का यही वाला फुल फॉर्म लिखिएगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें लिखना, इसके अकॉर्डिंग ये बताया कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो वर्षा की जो इंटेंसिटी है वो 7 से 10% बढ़ सकती है, यानी कि वर्षा जो है वो 7 से 10% और होगी 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होने में। कितना अच्छा पॉइंट अब आपको मिल गया है। इस पॉइंट का उपयोग आप सोचो कितने सारे आंसर्स में जो है आप कर सकते हो। इवन कहीं पर किसी से बात करोगे तो जब ये वाली बातें जब बोलोगे ना, तो सामने वाला आपसे इंप्रेस होगा, क्योंकि एक कॉमन मैन तो नॉर्मल बातें करेगा कि अरे यार क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन के कारण ये चीज़ें हो सकती है, बट आप जब आंकड़ों के साथ बात करोगे ना, तब ये एक डिफरेंस क्रिएट होगा आप में और कॉमन मैन में। तभी तो आप कॉमन मैन नहीं हो, आप ब्यूरोक्रेट्स बनोगे आने वाले समय में, ब्यूरोक्रेसी की तैयारी करो, तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और एक मेंस का अच्छा आंसर वो होता है जिसमें कॉन्सेप्ट्स भी हो और फैक्ट्स भी हो, समझ रहे हो? मतलब क्लाउड बर्स्ट और भी फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो सकता है आने वाले समय में ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, क्लाइमेट रेजिलियंस को हिल प्लानिंग में शामिल करना जरूरी है आज की डेट में, कि हिली एरियाज में जो है वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करें जो जलवायु अनुकूल हो, समझ रहे हो आप, जिस पर क्लाइमेट चेंज का असर कम से कम पड़े। कम्युनिटी लेवल पर ड्रिल्स जो है वो लोग क्रिएट करें, ड्रिल्स होनी चाहिए कम्युनिटी लेवल पर। अवेयरनेस ड्राइव जो है वो चलाना जो है वो जरूरी है, लोगों को अवेयर करना जरूरी है। तो गाइस, क्लाउड बर्स्ट सिर्फ एक वेदर फिनोमेना नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और एनवायरमेंट सब पर इसका अफेक्ट पड़ता है। सिविल सर्वेंट्स के रूप में आप लोगों को, यानी कि आने वाले समय में, कि आप लोग सिविल सर्वेंट्स हैं ना, तो उस पॉइंट व्यू से आप समझना होगा कि प्री वार्निंग सिस्टम। एक सेकंड गाइस, फोन में पढ़ाई का थोड़ा सा वो रहता है, हालांकि मैंने डीएनडी पे जो है वो डाल रखा है, बट 1-2 दिन की बस बात है, आपको जो है वो क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है, बस 1-2 दिन। और कल अमेज़ॉन पे आ गया मेरा कि कल जो है वो डिलीवर कर देगा वो सेटअप मेरा, तो जैसे ही हाई क्वालिटी सेटअप आता है तो उसको बस मुझे 1 आधी दिन लगेगा उसको कॉन्फ़िगर करने में,
फिर देखना आप, यानी कि 2 या 3 जुलाई से एक अलग अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस। मज़ा आएगा। काफ़ी कुछ चीज़ें जो है मैं चेंज कर रहा हूँ, जिससे कि आपको और अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट हो, कंसंट्रेशन के साथ आप चीज़ों को और अच्छे से देख पाओ, पार्टिसिपेट कर पाओ। चलिए, समझे आप इस टॉपिक को? अच्छा, अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्या क्वेश्चन है? कि आप बस मुझे इतना बता दें कि कितने टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने पर कितनी वर्षा की इंटेंसिटी बढ़ सकती है। बस कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता दो। चलो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी अगर हम चर्चा करें तो हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जिसका डायरेक्ट लिंक है इंक्लूसिव गवर्नेंस से। समझ रहे हो आप? आज की डेट में शासन सभी तक पहुंचना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, यानी कि हर एक यूजर्स तक उसका बेनिफिट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड गवर्नेंस, शासन इसको कहते हैं हम लोग। तो आज की डेट में जेंडर इक्वलिटी अर्बन गवर्नेंस में होनी चाहिए, उससे एसोसिएटेड ये टॉपिक है। तो आओ समझते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। आपको ऑलरेडी पता है गाइस कि हमारा देश जो है वो बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। लोग गांव छोड़कर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए शहर की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, राइट? अच्छा, आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, काफ़ी सारे आर्टिकल्स में ये चीज़ कवर भी हुई है, मैंने पहले भी पढ़ाई हुई है। अर्बनाइजेशन के साथ साथ रूरलाइजेशन भी हो रहा है। काफ़ी सारे लोग, पता है आपको कि रूरल एरियाज़ में शहर से दूर जो है इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, फार्म हाउसेज वगैरह ले रहे हैं शहर से दूर, जिससे कि वो वहाँ पर जाकर क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कर सकें अपनी फैमिली के साथ, अच्छी हवा जो है वो ले सकें। पता है ना आपको, शायद काफ़ी सारे, इवन आप लोग भी अगर शहर में रह रहे हो तो आप लोग को भी पता होगा कि कितना कंजेशन हो गया आजकल शहर में। इवन गाड़ी से बाहर निकल रहे हो आप, आपको टेंशन हो रही कि पार्किंग कहाँ कर लगाएं। आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ जो है वो कर रहे हो तो डर रहता है कि साला कोई चोरी ना हो जाए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हो तो भी ये डर रहता है कि अरे यार इतने कंजेशन के साथ जो है वो जाना पड़ा। जैसे दिल्ली वगैरह चले हो, दिल्ली मेट्रो, मैं 1 साल तक दिल्ली में जो है वो रहा था। मुझे 1 साल या 15 महीने कुछ मैं रहा था। तो उसमें मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, एक भी दिन मुझे मेट्रो में बैठने की सीट नहीं मिली, एक भी दिन। इतनी हालत ख़राब रहती थी, क्या बताएं। चलो एनीवेज, मेन टॉपिक ये नहीं है। मेन टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे वो ये है कि आपको पता है बहुत तेज़ी से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। एक पॉइंट लिख लो, 2050 तक, जो पहला पॉइंट लिखा है ना न्यूज़ के अंदर, 2050 तक अप्रॉक्सीमेटली 80 करोड़ लोग शहरों में बसेंगे। लिख लो, 2050 तक अप्रॉक्सीमेटली 80 करोड़ लोग शहरों में बसेंगे। लेकिन क्या शहर का गवर्नेंस सिस्टम में जेंडर इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन है? बिल्कुल नहीं। चलो, गांव क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो गांव क्षेत्रों में तो हमें देखने को मिलता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन चलता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब इसको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। गांव क्षेत्रों में गवर्नमेंट सिस्टम कौन सा ऑपरेट होता है? पंचायती राज। यस। एंड आपको ये बात पता ही होगी कि पंचायत में 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए मैंडेटरी है। बट क्या ये मैंडेटरी आज की डेट में, क्या ये मैंडेटरी एमपीज और एमएलएस के लिए है? कम ऑन, कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ, देखते हैं किसको पता है इस चीज के बारे में। इससे रिलेटेड भी गाइस, पार्लियामेंट से रिलेटेड भी बिल जो है वो आ गया है, बट अभी ये लागू नहीं हुआ है, राइट? वुमेन रिप्रेजेंटेशन या वुमेन रिजर्वेशन का बिल जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, राइट? क्या मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि वो बिल कब से लागू होगा? तो ये जो आर्टिकल है वो यही चीज बता रहा है कि शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, और उस शहरीकरण बढ़ने में सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि रिप्रेजेंटेटिव जो लीडर्स हैं उनमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है। और लीडर्स में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अगर कम होगा तो महिलाओं के हिसाब से पॉलिसीज शायद ना बने, क्योंकि एक वुमेन लीडर वुमेन्स की प्रॉब्लम्स बेटर समझ सकती हैं। एक वुमेन लीडर वुमेन्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेटर कंट्रीब्यूट कर सकती हैं एज कंपेयर टू अ मेल लीडर। आर यू गेटिंग दिस? तो इसलिए जेंडर इंक्लूसिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद 46% महिलाओं का रिजर्वेशन तो मिला अर्बन लोकल बॉडीज में,
यानी कि म्यूनसिपैलिटीज में। बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि अर्बन ब्यूरोक्रेसी जैसे प्लानिंग, पॉलिसिंग और इंजीनियरिंग अभी भी मेल डोमिनेटेड है। अगर हम आईएएस की बात करें, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, ये देखो, अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात करें तो महिलाओं का रेशियो सिर्फ 20% है, और लॉ इन्फोर्समेंट तो सिर्फ 11% पुलिस फोर्स में ही है हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो भी ज़्यादातर डेस्क ड्यूटी तक सीमित है। यानी कि पुलिस फोर्स में भी जो महिला है वो फील्ड ड्यूटी में नहीं है। बट पता है, थिंग्स आर चेंजिंग। ये आर्टिकल ऐसी चीज़ तो बता रहा है, बट आई एम लिटरली टेलिंग यू थिंग्स आर चेंजिंग। हम बिल्कुल ऐसा डिनाई नहीं कर सकते कि कम ही कम है, अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। क्योंकि आज की डेट में भी मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस में जो है वो महिलाएं हैं, वुमेन ऑफिसर्स हैं। मैं जब पुलिस स्टेशन पे जाता हूँ तो आज की डेट में मुझे वुमेन ऑफिसर्स दिखाई देती हैं, कई बार वॉक करती हुई जो है वो दिखाई देती हैं, पुलिस ऑफिसर्स, वुमेन पुलिस ऑफिसर्स। इवन आप खुद देख लो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की भी, तो वुमेन जो है वो टॉप कर रही हैं आजकल। क्योंकि द रीजन बीइंग इज दैट जो पुरुष जो है वो टिकटॉक में लगा हुआ है, रील्स देख रहा है भाई, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, वही महिला जो है वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ी। इवन मैं अपनी खुद की पर्सनल बात करूं तो मेरे बैचेस में, जब मैं चलाता था, और इवन इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो अगर हम देख लें, तो मेरे लेक्चर्स में फीमेल डोमिनेटेड मुझे हमेशा जो है वो दिखाई दी, हमेशा। पता नहीं क्यों, हमेशा मेरा, पता नहीं क्यों नहीं, उसका आंसर ही मुझे पता है यार। फीमेल्स जो है वो ज़्यादा फोकस के साथ जो है वो पढ़ती हैं, मतलब ज़्यादा टाइम जो है वो पढ़ाई को जो है वो देती हैं। मेल जो होते हैं वो शॉर्टकट जो है वो मार दें, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं खुद हूँ, तो मैं जानता हूँ भाई कि वो मेंटेलिटी कैसी होती है हमारी, राइट। खुरापती मेंटेलिटी होती है, और शॉर्टकट चाहिए होता है हम लोगों को। कह रहे फटाफट पढ़ाओ, खत्म करो यार 5 मिनट के अंदर चीज़ें खत्म, पूरा करंट अफेयर्स का लेक्चर 5 मिनट्स में डन है। फिर एग्जाम दे के आया, क्या बोला, अरे बहुत बढ़िया है, 1 नंबर, आप तो बिल्कुल टॉप 10 रैंक आएगी, प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो रहा है सो तो ये चीज़ पता नहीं मैंने देखी है, मैंने हमेशा देखी है। मेरे कमेंट कभी भी हो, मेरे बैचेस की बात करें, कमेंट्स की बात करें, तो फीमेल्स स्टूडेंट मेरी बहुत ज़्यादा रही हैं। इवन मेरा ऑफलाइन स्टोर में भी फीमेल्स का रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा था। एनीवेज, अब आगे की जो है वो चर्चा करें। क्या बता रहा था मैं आपको, कि ये जो आर्टिकल है ये हमें समझाने की कोशिश सिर्फ इतनी सी कर रहा है कि भाई देखो, अर्बन क्षेत्रों में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना है, दैट्स इट। अब यहाँ पर एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बस मैंने आपको लिखवा दी अर्बनाइजेशन से जुड़ी हुई। बाकी ये वाली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर लिखना चाहो तो ये लिख लो कि अचीवमेंट ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अचीवमेंट ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे ना इसके नोट्स को कि भाई ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का अचीवमेंट है कि 46% वुमेन रिप्रेजेंटेशन अर्बन लोकल बॉडीज में है। और फिर जब आप मेंस का आंसर लिखो तो उसमें ये लिखना कि रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ाना जो है वो जरूरी है, क्योंकि जेंडर इक्वलिटी लेके आनी है ना, इक्वलिटी मतलब 50-50। ठीक है, हाँ। अब हम लोग जो है वो चर्चा करें तो महिलाओं के ट्रैवल पैटर्न में कई मल्टी स्टॉप जो है वो होते हैं। 84% महिला जो है वो दिल्ली मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं। सो उनकी नीड्स को समझना भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट, पॉलिसी जो है वो बनाते समय। क्योंकि देखो, टॉपिक जो है वो ये है कि ये सिर्फ सामाजिक न्याय का सवाल नहीं है, अर्बन एफिशिएंसी का भी सवाल है। अब अगर शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है तो महिलाएं भी आ रही हैं, राइट। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ महिलाएं कर रही हैं, तो वी हैव टू टेक केयर अबाउट द सेफ्टी ऑफ वुमेन्स। महिलाओं की सेफ्टी के लिए हमें काम करना ज़रूरी है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आपको समझ में आ रही चीज़ें? और ये कैसे पॉसिबल होगा? जब एक महिला लीडर होंगी, वो बेहतर तरीके से महिलाओं की नीड्स को समझ पाएंगी। बस इतनी सी चीज़ टॉपिक समझने की कोशिश की है, और कुछ नहीं। ग्लिच आया ना शायद अभी एक छोटा सा, अरे यार वो किसी का फ़ोन बनाया जाता है ना तो ऐसा हो जाता है। वैसे DND पे डाल के रखा हुआ है, बट फिर भी नोटिफिकेशन तो आ ही जाता है। चलो, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटीज़, वुमेन ऑफिसर्स जो है वो इंश्योर करती हैं कि टॉयलेट जो है वो फंक्शनल है कि नहीं, सेफ बस स्टॉप्स है कि नहीं, प्रॉपर लाइटनिंग है कि नहीं, जो मेल डोमिनेटेड प्रोजेक्ट्स में ऑफन इग्नोर जो है वो हो जाता है, राइट। तो कई चीज़ें हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। आप खुद सोचो ना यार, हम स्वच्छ भारत अभियान करते हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, और ये चीज़ सोचने वाली चीज़ है।
वॉशरूम की अगर हम बात करें तो प्रॉपर जगह जगह पर आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। सुलभ शौचालय जिसको हम लोग बोलते हैं वो आज भी अवेलेबल नहीं है। काफ़ी सारे जगहों पर पब्लिक टॉयलेट्स जो अवेलेबल कराना ज़रूरी है, और स्पेशली अगर पब्लिक टॉयलेट्स हैं तो वहाँ पर वुमेन की सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करने का कोई वो नहीं है मैकेनिज्म। और पब्लिक टॉयलेट्स अगर प्रॉपर क्लीन रहे तो बहुत अच्छी अच्छी बात है, बट नहीं मिलते हैं। काफ़ी सारी जगहों पर बहुत बेकार रहते हैं, और फीमेल्स के लिए तो और दिक्कत है, राइट। एनीवेज, तो हमें जो है वो बेहतर यानी कि ज़्यादा वुमेन जो है वो पुलिस में आएंगी अगर, या सिस्टम में आएंगी अगर, तो पब्लिक ट्रस्ट जो है वो बेटर बिल्डअप होगा। जेंडर बेस्ड क्राइम्स की रिपोर्टिंग इंप्रूव होगी। कम्युनिटी लेवल पर सेफ्टी ड्रिल्स और तेजी से स्ट्रॉन्ग ग्रो करेगा, और सोसाइटी एक बेहतर जो है वो बन सकेगी। वो तभी जब एक प्रॉपर तरीके से, बैलेंस तरीके से जो है वो चीज़ें हों, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा ब्यूरोक्रेसी के अंदर। अब देखो, इसका ओवरऑल सोसाइटी पे अच्छा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि महिलाओं की सेफ्टी के लिए बेटर लाइटनिंग होगी, बेटर सीसीटीवी होगा, तो अल्टीमेटली ये सभी को हेल्प करेगा ना। अब हर जगह पर अगर सीसीटीवीज वगैरह अवेलेबल होंगे तो क्रिमिनल जो है वो क्राइम करने से पहले 50 बार सोचेगा। वुमेन ओनली बसेस चलाओ आप, है ना। स्पेशल फोकस जो है वो बुजुर्गों पर रखो, डिसेबल्ड पर रखो, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा सेंसिटिव होगी हमारी सोसाइटी। हमारी सोसाइटी आज की डेट में सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है ना बुजुर्गों के प्रति। बोलते ना कि जेनजी जनरेशन है, तो वो बुजुर्गों के प्रति ना उतने सेंसिटिव है, ना किसी डिसेबल्ड के प्रति सेंसिटिव है। बस मजाक उड़ाना, आगे बढ़ना, ये चीज़ हो रही है ना सोसाइटी के अंदर। देखो अब क्यों हो रही है, क्योंकि वैसा सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं आ रहा है कि जिससे कि मॉरल वैल्यूज जो है वो इंक्रीज हो। आज की डेट में नहीं है कोई मॉरल वैल्यूज। पीपल आर बिकमिंग सो मच सेल्फिश कि क्या बताएं। और ये खुद आपने ऑब्जर्व जो है वो किया होगा कि हमें क्या करना, बुढ़ा है तो जाने दो, देखा होगा आपने, कह रहे ये बुढ़ा क्यों आ गया यार, हट, निराश हो रहा है। बल्कि उल्टा जो है वो थोड़ा सा सोसाइटी की तरफ। और आपको पता है आप आने वाले समय के पॉलिसी मेकर बनने वाले हो, एंड यू नो वेरी वेल कि आने वाला समय इंडिया के लिए एल्डरली पॉपुलेशन वाला समय है, जहां पर ज़्यादा मात्रा में बुजुर्ग की पॉपुलेशन होगी। इसलिए पॉलिसीज उस अकॉर्डिंग बनाना ज़रूरी है। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग तमिलनाडु, केरल में हम लोग को देखने को मिली। वुमेन रिप्रेजेंटेटिव का अलाइनमेंट विद वुमेन ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि जितनी महिला रिप्रेजेंटेटिव हैं और महिलाएं अगर ब्यूरोक्रेट भी होंगी तो बेहतर पॉलिसीज एग्जीक्यूट हो पाएंगी। कुछ स्टडीज ने तो ये तक बताया है कि वुमेन लीडरशिप इक्वल्स टू करप्शन डाउन और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज। ये चाहो तो लिख सकते हो ऐसा, वुमेन लीडरशिप इक्वल्स टू, नोट्स बना लो ऐसे, करप्शन और डिक्रीज मतलब डाउन कर दो, उसके आगे एक डाउन वाला एरो बना दो करप्शन के आगे, और नेक्स्ट लाइन में लिख लो ट्रांसपेरेंसी के आगे अप एरो बना दो, कि जब महिला लीडरशिप में होती है तो करप्शन कम होता है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। ऐसा काफ़ी स्टडीज़ ने बताया है। बट गाइस ये सब कहना जो है वो आसान है कि ग्राउंड पे जो है वो कई चैलेंजेस नज़र आते हैं। हम लोग बस सिर्फ बात कर सकते हैं कि हाँ यार महिलाओं का वो बढ़ाओ बढ़ाओ, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ, बट कैसे? अगर महिलाएं जो है वो अगर स्टेम की फील्ड में ग्रेजुएट्स नहीं है, आपको पता है 40% वुमेन ही सिर्फ स्टेम ग्रेजुएट्स हैं। स्टेम ग्रेजुएट समझ रहे हो ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, लेकिन सिर्फ 14% इंजीनियर्स ही फीमेल है। फिर वर्क प्लेस पर भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है काफ़ी प्रॉब्लम्स महिलाएं जो है वो फेस करती हैं। सेम काम करने के लिए कम पेमेंट जो है वो उनको मिलती है। डेटा की प्रॉब्लम है, ज़्यादातर अर्बन लोकल बॉडीज के पास जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा होता ही नहीं है, यानी कि मतलब जेंडर बेस्ड डेटा होता ही नहीं है। तो पॉलिसीज कैसे बनाओगे आप? और जेंडर रिस्पॉन्स बजटिंग सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर कई बार जो है वो देखने को मिलती है कि हाँ भाई हमने जो है वो जेंडर के बेस पर जो है बजट बना दिया, बट उस पर कुछ काम ही नहीं हो रहा, एग्जीक्यूशन हो नहीं रहा। कई लोकल बॉडीज में ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म ही नहीं है, तो कैसे काम बनेगा? तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वही सोल्यूशन है। अब सिटी ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए जेंडर बजटिंग और प्लानिंग में।
स्कॉलरशिप और एफर्मेटिव एक्शंस लेने चाहिए जिससे कि और ज़्यादा महिला जो है वो स्टेम की फील्ड में जो है वो शामिल हो, पढ़ाई जो है वो करें। तो ये चीज़ है। लोकल जेंडर इक्वलिटी काउंसिल्स बनने चाहिए, यानी कि डिपार्टमेंट्स बनने चाहिए जो स्पेशली जेंडर इक्वलिटी पर काम करें, स्पेशली छोटे टाउन्स में। ग्लोबल मॉडल्स इंडिया अडॉप्ट जो है वो कर सकती है, जो रवांडा, ब्राज़ील, फिलीपींस में देखने को मिला, जिससे जेंडर इक्वलिटी बेटर हुई। और हमारी इकोनॉमी को अगर $5 ट्रिलियन की बनाना है, तैयार करना है, तब हमें वुमेन, चिल्ड्रन और एल्डरली को बेटर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। तो बस यही था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली चीज़ें आपके जो है वो समझ में आई होंगी। तो अगर शहरों का विकास इंक्लूसिव नहीं हुआ तो इंडिया का विकास भी इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो मेन टॉपिक ये जेंडर इंक्लूजन का था, बहुत सिंपल सा था कि महिलाओं को जो है वो शामिल करो मेन स्ट्रीम में, जिससे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट सब कुछ जो है वो इक्वलेंटली बढ़ेगा और बेटर पॉलिसीज जो है वो तैयार होंगी और एक बेहतर समाज जो है वो बनने की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, ये यूनाइटेड नेशन के 80 साल पूरे होने पर शुरू हुआ एक मेजर ग्लोबल रिफॉर्म इनिशिएटिव है, UN80 इनिशिएटिव। लिख लो UN80 इनिशिएटिव, ये लिखो। जून 2025 में यूनाइटेड नेशन चार्टर के 80 साल पूरे होने पर यूनाइटेड नेशन ने अपने मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म ड्राइव का अनाउंसमेंट किया, यानी कि यूनाइटेड नेशन अब मॉडर्नाइज होगा। ब्रैकेट में लिखना है UN80 इनिशिएटिव, ब्रैकेट में लिखो 80 ईयर्स कंप्लीटेड ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। 80 ईयर्स कंप्लीटेड ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। यूनाइटेड नेशन चार्टर को 80 साल पूरे हुए। नेक्स्ट एरो बनाओ, एरो बना के नीचे डाउनवर्ड एरो बनाओ, इसमें लिखो, इसमें लिखना मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म ड्राइव, मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म ड्राइव। मतलब यूनाइटेड नेशन अपने आप को जो है वो मॉडर्नाइज करेगा, सुधार लेकर आएगा। यूएन को बनना है ज़्यादा निम्बल, एफिशिएंट, अकाउंटेबल और 21st सेंचुरी के ग्लोबल चैलेंजेस के लिए फिट होना ज़रूरी है। लिख लो ये चीज़, सेकेंड पॉइंट पूरा लिख लो आप। UN80 इनिशिएटिव का उद्देश्य है वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र को अधिक चुस्त, कि जल्दी एक्शंस ले सके वो, मोर निम्बल, प्रभावी, एफिशिएंट, इफेक्टिव, उत्तरदायी, अकाउंटेबल और 21वीं सदी के जितने भी चैलेंजेस हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, उसको ये पूरा कर सके। इस ऑब्जेक्टिव से UN80 इनिशिएटिव जो है वो लाया गया। ये पूरी चीज़ लिख लेना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब इस इनिशिएटिव के तीन इंपॉर्टेंट जो है वो वर्क स्ट्रीम है, जो मैंने भी आपको जो है बता दिया, ये भी लिखेंगे आप। थर्ड पॉइंट भी पूरा लिखो आप, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन से जुड़ा टॉपिक है, सिविल सर्विसेज पूछती है। थर्ड पॉइंट भी एज इट इज लिखो। इसमें आप ट्राइंगल बना सकते हो, ट्राइंगल बना दो और उसमें जो है वो बीच में लिख लो, ट्राइंगल बनाओगे और उसके बीच में जो है वो लिखोगे आप 3 की वर्क स्ट्रीम, 3 की वर्क स्ट्रीम, 3 प्रमुख कार्यधारा। पहली, एफिशिएंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन, दक्षता और लागत में कटौती। दूसरा, मैंडेट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू, दायित्वों के कार्यान्वयन की समीक्षा। तीसरा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अक्रॉस यूनाइटेड नेशन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा वाला स्टार मार्क, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में संरचनात्मक सुधार। तो ये 3 चीजों पर जो है वो मेनली इनिशिएटिव काम करेगा और ये 3 चीज आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। ये 3 पिलर्स भी आप जो है वो इसको कह सकते हो, जिस पर एक एक करके जो है वो काम करना है यूनाइटेड नेशन को इस UN80 इनिशिएटिव के थ्रू। तो UN80 सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है कि हाँ भाई यूनाइटेड नेशन को 80 साल पूरे हो गए, बल्कि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन भी बन रहा है कि उसको अब किस चीज़ में सुधार करना है। यूनाइटेड नेशन के कोर प्रिंसिपल्स जैसे कि पीस, डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, आपको ऑलरेडी पता है कि यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव है शांति प्रमोट करना, प्रचार करना शांति का पूरे दुनिया भर में, ये इंश्योर करना दुनिया भर में शांति रहे, दुनिया भर में ग्रोथ, डेवलपमेंट हो, मानव अधिकार जो है वो संरक्षित रहे। तो ये यूनाइटेड नेशन के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ना, इसको आज के टाइम में नए तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। फाइनेंशियल और पॉलिटिकल प्रेशर्स के चलते यूनाइटेड नेशन पे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का प्रेशर है।
है ना। यूनाइटेड नेशन को हमेशा बोला जाता है कि भाई आप जो है वो आज की डेट में सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहे हो जैसे होना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल ने यूएन80 को एक स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म प्रोसेस के रूप में जो है वो लॉन्च किया है, समझे आप। तो आओ अपन इसको समझते हैं। पहला पॉइंट, जो आपके 3 पिलर्स थे ना, अब जो आपने लिख लिया ट्राइंगल बना के 3 पिलर्स लिख लिया, अब तीनों पिलर्स के आगे अगर मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा तो लिख लेना, वरना ज़रूरत नहीं है। पहला जो आपका था वो था एफिशिएंसी और कॉस्ट रिडक्शन। डुप्लीकेट काम जितने भी चल रहे हैं ना उसको हटा दो। एक ही चीज़ के लिए आपने जितने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, हटाओ उसको। डुप्लीकेट काम हटाना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस स्ट्रीमलाइन करना, यानी कि जितने भी उनके प्रशासनिक कार्य जो हैं वो स्मूथली ऑपरेट हो सकें, उस पर काम करेंगे ये। एक्सपेंसिव ड्यूटी स्टेशन से काम चीपर लोकेशन पर शिफ्ट करना। अब आप सोचो, बड़ा शहर कोई एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें, न्यूयॉर्क, जेनेवा, ये बोल रहा हूं बड़े शहर है भाई। ये जैसे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू समझो। आप मुझे बताओ किसी छोटे शहर में रहना, खाना, लाइफस्टाइल मैनेज करना आसान है या बड़े शहर में? ऑब्वियसली छोटे शहर में आसान है। अब आपने अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली में एक ऑफिस डाला, या चलो मुंबई ले लेते हैं, बॉम्बे ले लेते हैं। बॉम्बे में आपने एक ऑफिस जो है वो डाला छोटा सा, और वहीं आपने एक ऑफिस जो है वो डाल दिया फॉर एन एग्जांपल भोपाल में। महंगा ऑफिस कौन सा होगा? ऑब्वियसली बॉम्बे। चलो आप अपने शहर के पॉश एरिया में एक ऑफिस जो है वो डालोगे, वो आपको अपने एरिया के नॉर्मल लोकेशन से बहुत कॉस्टली मिलेगी, उसका रेंट ही बहुत कॉस्टली होगा, है ना। तो अब यूनाइटेड नेशन बोल रहा है कि नहीं भाई, इतनी महंगी जगहों से हम लोग को जो है वो शिफ्ट करना है और ऐसी जगह पे काम करना है जहां पर हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है वो सस्ता हो सके, कम लागत लगे, जिसमें कॉस्ट ऑफ ड्यूटी या एक्सपेंसिव ड्यूटी स्टेशन जितने भी है ना, सबको सस्ते करना है। रूटीन टास्क में ऑटोमेशन लाने पर ये लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं कि रूटीन टास्क जितने भी हैं उसमें ऑटोमेशन लाया जाए। नेक्स्ट जो था वो रिव्यू करना। यूनाइटेड नेशन के पास गाइस 3600 से ज़्यादा मैंडेट्स हैं, 3600 से ज़्यादा दायित्व हैं जिनको उनको करना है। तो कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे चीज़ों को, इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे? तो उसके लिए उनको अकाउंटेबल भी बनना ज़रूरी है। यही चीज़ है इसके अंदर। अपना ऑब्जेक्टिव बिना चेंज जो है वो किए, उसको और बेहतर करने के लिए अब ये काम कर रहे हैं। तीसरा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट को रीस्ट्रक्चर किया रहा है। यूनिट्स को मर्ज करो, अननेसेसरी ऑफिस को बंद कर दो, रीजनल ऑफिस का इंटीग्रेशन करो, महंगी जगहों से ऑफिस को जो है वो शिफ्ट करो सस्ती जगहों पर। तो ये चीज़ है जिस पर इन लोग जो है वो काम कर रहे हैं। अब ये रिफॉर्म्स जो है वो 7 थीमेटिक क्लस्टर्स में डिवाइड किए गए हैं जो टारगेट स्पेसिफिक एरियाज मतलब पर काम करने के लिए, टारगेटेड स्पेसिफिक एरिया पर। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पीस सिक्योरिटी पर काम करेंगे, डेवलपमेंट पर काम करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स पर काम करेंगे, यानी कि मानवीय मामलों से संबंधित कार्य करेंगे, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार पर काम करेंगे, ट्रेनिंग और रिसर्च पर काम करेंगे। तो ये 5 चीज़ें हो गई, है ना। और 6 नहीं, अब 7 नहीं 6 हैं, 7 क्लस्टर्स इन्होंने बताए हुए हैं, बट यहाँ पर 6 ही दिया है इन लोगों ने, बट ठीक है। मतलब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बेसिकली अपने मेन टारगेट को अचीव करने के लिए उसको डिवाइड जो है वो कर दिया है कि इन एरियाज पर जो है वो काम करना है। दैट्स इट। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पूरे दुनिया भर में कोऑर्डिनेशन लेकर आना, राइट, कॉपरेशन पर जो है वो काम करना, बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। दैट्स इट। ये छोटा सा ही टॉपिक था। इसमें यूएन80 और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, यूएन80 इनिशिएटिव से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आएगा, और वो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, 3 कोर मतलब चीज़ें जो प्रिंसिपल्स भी कह सकते हो या पिलर्स कह सकते हो, कि जिसको ध्यान में रखते हुए ये इनिशिएटिव लाया गया है। तो 80 साल यूनाइटेड नेशन को के चार्टर को कंप्लीट हुए हैं, प्लस ये अब सेल्फ रियलाइजेशन पर काम कर रही है, सेल्फ रिफॉर्म पर काम कर रही है, और उसके पीछे वो 3 पिलर्स जो है जो मैंने आपको बताया वो बस ध्यान में रखना है आपको। दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। अब ये टॉपिक भी जो है वो आपका सुनने वाला टॉपिक है। जम्मू कश्मीर में 10,637 करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रही है। अब ये टॉपिक इकोनॉमी या डेवलपमेंट का ही नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और रीजनल इंटीग्रेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कुल मिलाकर
अब इतना पैसा जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट में लगाया जा रहा है, तो सिक्योरिटी को तो ध्यान में रखना ही रखना है, तो डेवलपमेंट प्लस सिक्योरिटी बहुत है। तो जून 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के लिए 19 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अप्रूव किए। 296 किलोमीटर की रोड बनेगी, टनल बनेंगे, फ्लाईओवर्स बनेंगे, राइट। और पीर की गली टनल, साधना टनल, है ना। तो ऐसे टनल, इनके नाम लिख लो यार टनल के। कभी कभी क्या ये लोग क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं आपसे। देखो यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे आपको दिखाई दे रहा है पंथा चौक फ्लाईओवर। पंथा चौक फ्लाईओवर लिखना नहीं कितने करोड़ में कौन सा बन रहा है, बस ये ध्यान में रखो कि ये प्रोजेक्ट्स हैं। कभी कोई आ सकता है ना कि पंथा चौक फ्लाईओवर कहाँ का है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो लिख लो मगम 4 लेन फ्लाईओवर, मगम 4 लेन फ्लाईओवर। नेक्स्ट में लिखो पीर की गली सुरंग, पीर की गली टनल। नेक्स्ट में लिखो साधना टनल 7 किलोमीटर्स, 7 किलोमीटर साधना टनल, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग को जम्मू एंड कश्मीर के देखने को मिल रहा है। इसमें इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई ये प्रोजेक्ट्स अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हमारी जो आर्मी है उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच पाएंगे। ऑल वेदर कनेक्टिविटी वाले रोड्स बनाए जा रहे हैं कि वेदर ख़राब होने पर भी ऑपरेट किया जा सके, कनेक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। फास्ट ट्रेवल पर ध्यान दिया जा रहा है, बेटर टूरिज्म के लिए भी ध्यान दिया जा रहा है, स्ट्रेटेजिक एक्सेस के लिए भी ध्यान दिया जा रहा है, ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहुंचा जा सके एक जगह से दूसरी जगह, बस यही और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। ठीक है, कौन बनाता है ये सब प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियसली BRO, आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं कौन इंप्लीमेंट कर रहा है। NH 701, NH 701A, NH 444, NH 144 लिख लेना भैया, नेशनल हाईवे के नाम, क्योंकि ये चीज़ पूछी जा सकती है। अब ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट्स के फीचर उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बट सुन लो। पीर की गली टनल जो है उसमें 3830 करोड़ रुपए की लागत में ये तैयार किया जा रहा है, और इसकी लेंथ 9 किलोमीटर के आसपास की बताई जा रही है। इसकी लोकेशन जो है वो बताया जा रहा है कि मुगल रोड पर है। ऑल वेदर ऑल्टरनेटिव है ये कश्मीर वैली का, और इससे मिलिट्री और टूरिज्म दोनों बूस्ट होगा। साधना टनल की बात करें तो ये 7 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। कुपवारा से करना LOC जोन को जो है ये कनेक्ट करेगी, और विंटर सर्दियों में भी जो है वो इसका एक्सेस जो है वो ले सकते हो, यानी कि बहुत बढ़िया होने वाली है ये ट्रूप्स के लिए, स्पेशली स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ऐसे ही एक जजनार शोपियन रोड तैयार जो है वो की जा रही है 28 किलोमीटर की, और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि बॉर्डर एरियाज पर कनेक्टिविटी को बरकरार रखना। ऐसे ही एक हम लोग को जो है वो त्रहेगाम चमकोटे रोड जो है वो देखने को मिल रही है 68 किलोमीटर की, कुपवारा से लेकर तीतवाल तक LOC के नज़दीक में जो है। फिर पंथा चौक फ्लाईओवर 105 करोड़ का है, मंगम फ्लाईओवर 445 करोड़ का, ये सब हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर पंजतरनी टनल 10.8 किलोमीटर लंबा टनल है, प्लस 31 किलोमीटर की रोड यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रही है। ऐसे ही है, एक है दोमेल कटरा बमला NH 144 में, NH 444 में श्रीनगर से लेकर क्वाजीगुंड, NH 701A शोपियान से लेकर मंगम रोड के बीच का। लिखने की ये ज़रूरत नहीं है, बस टनल्स और ये हाईवेज़ के नाम जो है वो ध्यान में रखो, वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ट्रूप्स की मोबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म बूस्ट होगा, ट्रैफिक डी कंजेशन जो होता है ना वो जो है वो कम होगा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी, सेफ रोड्स होंगे, यहाँ पर जॉब्स भी लोगों को मिलेगी, टाइम ट्रैवल जो है वो रिड्यूस होगा जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, कनेक्टिविटी जो है वो दूर दराज के गाँवों तक हो पाएगी, बॉर्डर एरियाज तक हो पाएगी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने और भी प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूव जो है वो कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है, और इम्प्लीमेंटेशन हैंडल कौन कर रहा है, BRO, बस ये चीज़ ध्यान में रखना आप। पता ही होगा आपको BRO के बारे में, इसके एग्जीक्यूशन से रिलेटेड।
ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। जो चीज़ मैंने आपको बोली है वो थोड़ा सा ध्यान में जो है वो रखिएगा। आइए, अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से है क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। तो आपको ऑलरेडी जो है पता है कि ये टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अगर आप रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो पता होना चाहिए। और जो जो जिन्होंने अभी लेटेस्ट शुरू किया है, अब से याद रखना क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी, इस शब्द का उपयोग होगा तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक टूल है। इस टूल का इस्तेमाल करके जो है वो जीन्स को ऑल्टर किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली बायो टेक्नोलॉजी इनोवेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्मार्ट क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। लिख लेना टाइटल, स्मार्ट क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ने स्मार्ट क्रिस्पर प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप किया। मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो इसका क्या था स्मार्ट क्रिस्पर प्लेटफॉर्म का, कि सटीक जीन टारगेटिंग किया जा सके, कि जिस जीन को हम लोग टारगेट कर रहे हैं वो सटीक तरीके से टारगेट हो, एडिटिंग एफिशिएंट हो, और इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है वो नेक्स्ट जेन जीनोम इंजीनियरिंग टूल्स पर किया जा रहा है। यानी कि क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इन्होंने बेहतर जो है वो बना दिया है, राइट। क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्या होता है, लिख लेना भैया, क्रिस्पर का फुल फॉर्म यहां पर दिया है क्या इन लोगों ने। क्रिस्पर का फुल फॉर्म लिखो, क्लस्टर्ड, CLUSTERED, क्लस्टर्ड। क्या था यार क्लस्टर्ड, CRISPR है ना, क्लस्टर्ड रेगुलरली, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड, INTERSPACED, इंटरस्पेस्ड, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, पैलिंड्रोमिक, PALINDROMIC, पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोमिक, रिपीट्स, REPEATS, ये क्रिस्पर का फुल फॉर्म है, याद रखना। फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, यहाँ पे देना चाहिए यार, इन लोग को दिया क्यों नहीं इनने। C मतलब क्लस्टर्ड, R क्या था, R रेगुलरली, R भूल जाता हूँ मैं बार बार, रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ये इसका जो है वो फुल फॉर्म है, याद रखना है आपको, है ना। इन लोगों ने नहीं दिया शायद इसका फुल फॉर्म, ठीक है। चलो मैंने आपको बता दिया है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। एक बार इसको गूगल पे सर्च भी कर लेना, कंफर्म करना, लिख दो वहाँ पे ब्रैकेट में कि मैंने आपको बोला कंफर्म करने के लिए, है ना। और जो चीज़ बोलूँ कंफर्म करने के लिए उसको एक बार प्लीज़ कंफर्म कर लिया करो, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो सही बताया या मैंने कि नहीं बताया, क्योंकि अभी मैं गूगल पे सर्च नहीं किया ना मैंने, मैं कर लेता अभी सामने ही तो बता देता आपको कि हाँ भाई कंफर्म कर लिया मैंने, बट अभी कर नहीं पाऊंगा, मोबाइल में लिमिटेशन है, ठीक है। चलो, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ये एक जीन एडिटिंग टूल है जो Cas9 एंजाइम की हेल्प से स्पेसिफिक जीन को कट या मॉडिफाई करता है। यानी कि सिंपल शब्दों में सुनो कि एक कंप्लीट जो ग्रुप ऑफ DNA जो होता है उसको बोलते हैं जीनोम। अब आपने देखा होगा जब DNA बनता है, अब मैं एक बार ट्राई करता हूँ पेन से चलाने की, हाँ चलो हो रहा है कुछ, ये आपने देखा है ऐसा, ये मैं मान लेता हूँ DNA, सभी को बताइए, ठीक है। हमारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जितनी भी पूरी चीज़ें होती है ना वो इसमें होती है, लिविंग बीइंग के अंदर जितनी भी चीज़ होती है वो उसके अंदर कंप्लीट रहती है। मैं मान लेता हूँ ये जो है वो है आपका जीनोम, GENOME, ठीक है। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, सपोज करो कि ये जो 2-3 आपको जीन्स नज़र आ रहे हैं ये इंसान के कलर से रिलेटेड है, ठीक है। अब उसके कलर को चेंज करना है तो इसको आप जो है वो हटा दोगे, और जो चेंज वाला DNA है, मतलब स्ट्रैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ पर ऐड कर दोगे, दैट्स इट, समझे। तो ये है बस, और कुछ नहीं है इस टॉपिक में, क्रिस्पर Cas9। अब इन्होंने एक बेहतर वाला, यानी कि और बेहतर और सटीक तरीके से एडिटिंग हो सके तो उसका इन्होंने एक टूल जो है वो निकाल दिया है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक था। ये कैंसर, सिकल सेल एनीमिया, है ना, एग्रीकल्चर में भी इसका उपयोग हो सकता है। जैसे कोई पर्टिकुलर क्रॉप है, उस क्रॉप में कीड़े लग जाते हैं,
तो कीड़े लगने की जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको हटा दो तो कीड़े नहीं लगेंगे उसमें, है ना। तो ये गेम होता है इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग का, और कुछ नहीं। स्मार्ट क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रेडिशनल क्रिस्पर से कई मामलों में एडवांस हो गई है। सटीक एक तो टारगेट पर जो है वो एडिटिंग करने में सक्षम है, और रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हो आप लिविंग सेल की, बस और कुछ नहीं। बाकी इस टॉपिक में घुसने की कूदने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी हम लोग को क्रिस्पर Cas9 की जो है वो देखने को मिली। यूएस, चाइना, यूके ऐसे देश ऑलरेडी क्रिस्पर बेस्ड थेरेपीज ट्रायल फेज में ले आए हैं, और इंडिया के लिए भी स्मार्ट क्रिस्पर इंडिया को हेल्प करेगा कि हमें जो है वो इस टेक्नोलॉजी के लिए दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो स्मार्ट क्रिस्पर एक गेम चेंजर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बस आप ये ध्यान में रखो कि ये जीन एडिटिंग टूल है क्रिस्पर Cas9, ऑटोनॉमस DST इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया, ये भी लिख लेना। डेवलप बाय, यानी कि स्मार्ट जो क्रिस्पर डेवलप किया, किसने डेवलप किया, डेवलप बाय लिख लो, ऑटोनॉमस DST इंस्टीट्यूट, ऑटोनॉमस DST इंस्टीट्यूट। चलिए बस इतना ही है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं। जीरो डोज चिल्ड्रन, इंडिया के अंदर 1.44 मिलियन जीरो डोज चिल्ड्रन हम लोग को देखने को मिले 2023 में, मतलब जिनको वैक्सीन जो है वो नहीं लग रही है किसी भी प्रकार की। सोचो, बड़ी रिस्की वाली कहानी है ये, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया के अंदर ये 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ को कवर करता है, ये लिख लेना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट लिखो। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया के अंदर 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ को जो है वो कवर करता है। आप लोग को तो यार वो कॉल्स आ रहे हैं तो आप लोग को भी दिखाई दे रहा है क्या? मेरे फ़ोन बहुत बजते हैं यार, क्या करूँ मैं, परेशान हूँ। 2010 और 2019 के बीच में मीजल वैक्सीन कवरेज में जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला है। ये लिखने की ज़रूरत है, बस ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं बस आप, कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो इंडिया के अंदर चलता है वो कितनी वैक्सीन कवर कर रहा है, 12 वैक्सीन। कंटिन्यूस फ़ोन करते हैं लोग, मुझे उन लोगों से चिढ़ है जब देख रहे हैं भाई कि सामने वाला फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो एटलीस्ट वेट फॉर एन आवर, 1 घंटे का वेट करो, आधे घंटे का वेट करो, फिर उसको कनेक्ट करो। क्योंकि टेलीफोन तो है नहीं भाई कि पता नहीं लगेगा मुझे कि किसका फ़ोन आ रहा है किसका नहीं आ रहा। पीपल आर इडियट्स एंड दे डोंट हैव पेशेंस। पेशेंस होना ज़रूरी है लोगों में, नहीं होता, उनको क्विक चाहिए, तुरंत चाहिए, हमें बात करनी है। क्या बोलें अब, मेरा तो वैसे ही मैक्सिमम टाइम फ़ोन जो है वो DND पे ही रहता है। अभी का तकलीफ़ इसलिए हो रही है क्योंकि क्लास जो है वो मैं ले रहा हूँ इसी फ़ोन पे। तावी नदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप ही देंगे, ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है तावी नदी का। और ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है। सूर्य पुत्री, डॉटर ऑफ सन गॉड, ठीक है। MCC से रिलेटेड टॉपिक है ये, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ट्राई करना इसका आंसर जो है वो देने की। और बाय द वे एक लेक्चर अभी आज और आएगा आपका, शायद शाम तक जो है वो अपलोड होगा, उसको ज़रूर देखिए। कल संडे था, कल थोड़ा सा मुझे जो है वो काम आ गया था, मैं एक ब्यूरोक्रेट मीटिंग में था तो, और इम्पॉर्टेंट थी थोड़ी सी, तो मैं आप लोगों को वो नहीं कर पाया रिप्लाई। चलो कोई बात नहीं, इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो। मैं भला आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पाया तो इन दिए गए नंबर पर जो है वो कांटेक्ट करो, कोर्सेज़ को ज्वाइन करो। मैं हूँ आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा, और आज शाम में एक वीडियो और आपके पास जो है वो अपलोड होगा। वो मेरे ख्याल से एक 24 तारीख का जो है वो वीडियो आएगा, वो उसमें कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे तो वो हम आज ही जो है वो फिनिश करेंगे। जून मंथ में जून के पूरे टॉपिक्स फिनिश्ड। अप्रैल का मेरे ख्याल से 5 और 4 अप्रैल का एक टॉपिक जो है वो बचा हुआ है, वो मैं आपका कवर करा दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। और एक 17 अप्रैल का भी एक टॉपिक है, 16-17 का एक छोटे टॉपिक्स हैं, वो कवर अप हो जाएंगे इन कमिंग डेज, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, ठीक है। चलो साइन ऑफ कर रहा हूँ, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।